वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्राचीन युद्धपोत जो तेजी से वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य की ओर बढ़ रहा था, उसमें फैला था दिव्य प्रकाश और चमकता हुआ आकाश। गुचांगे ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वो आज काफी अच्छे मूड में दिख रहा था। सू छिंगे उसके सीने से टिकते हुए बोली, नहीं, पता नहीं क्यों, अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, यंग मास्टर, आपको याद है जब हम लोअर रियल में थे तब क्या हुआ था? गुचांगे ने भौहें थोड़ी उठाईं। लोअर रियल में क्या हुआ था? उसे याद आया जब उसने यानजी से सू छिंगे के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि वो अपनी मां को ढूंढने गई है। तुम अपने बैकग्राउंड की बात कर रही हो? गुचांगे ने कहा। हालांकि उसे काफी वक्त बीत गया था, पर उसे सब याद था। सू छिंगे की मां ऊपरी दुनिया की एक कुलीन लड़की थी जो गलती से निचली दुनिया में आ गई थी और सू छिंगे को जन्म देने के बाद वापस ऊपर ले जाई गई। सू छिंगे के पिता हमेशा यही सोचते रहे कि जब वो ऊपरी दुनिया पहुंचेगी तो अपनी मां को ढूंढ लेगी। तो यंग मास्टर को सब याद है? ये सुनकर सू छिंगे के चेहरे पर हल्की खुशी आई। मुझे लगा था आपने सब भूल गया होगा। गुचांगे मुस्कुराया। अगर तुम याद न दिलाती तो शायद सच में भूल जाता। उसी पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सू छिंगे की डेस्टिनी क्वेस्टाइन ट्रिगर हुई। ये सुनकर वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। आखिर ये मिशन उसी समय क्यों आया जब वो वर्मिलियन बर्ड राज्य की ओर जा रहा था? क्या वहां कोई सोन ऑफ लक आने वाला है, या फिर ये सब सू छिंगे की किस्मत से जुड़ा है? एक शरीर में दो आत्माएं, पर नियंत्रण सू छिंगे के पास ही है। इससे उसकी मानसिक शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सिस्टम ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसके लक पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे, 300 से अब लगभग 10,000 तक। कौन सोच सकता था कि कभी ईस्टर्न वाइल्डरनेस की पहली सुंदरी कहलाने वाली लड़की अब इतनी ताकतवर हो जाएगी कि ऊपरी दुनिया भी उससे डरने लगे। गुचांगे हल्के से मुस्कुराया। वो वाकई एक गिफ्टेड लड़की है। सू छिंगे ने पूछा, मास्टर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसे लगा इस वक्त गुचांगे कुछ ज्यादा ही इंसानियत से भरा लग रहा है, जैसे उनके बीच की दीवार कुछ कम हो गई हो। गुचांगे ने बस कहा, हम वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य पहुंच गए हैं। उसकी चेतना समुद्र जैसी विस्तृत थी। नीचे उसे विशाल राजमहल और चमकता हुआ साम्राज्य दिखा। इस बार का ट्रायल बहुत दिलचस्प होने वाला था। राज्य का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था और बाकी प्राचीन देश भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे। वो जानता था कि वो एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन जैसी तबाही को रोक सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि जितनी ज्यादा अफरा तफरी होगी उतना उसे फायदा होगा। ये अफरातफरी जियांग पर हमला करने का सबसे सही मौका थी, और अगर जियांग चूचू उस आपदा का स्रोत ढूंढ ले तो उसके लिए और भी अच्छा रहेगा। जब गुचांगे और सू छिंगे महल से बाहर निकले तो सामने जियांग चूचू बैठी थी, ध्यानमग्न। उसे देखते ही वो थोड़ी शर्मिंदा और गुस्से में लग रही थी, पर चेहरा ठंडा और शांत था। गुचांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चूचू होली मैडन ने कल रात अच्छी नींद ली? जियांग चूचू के होंठ हिले, पर उसने बदतमीज शब्द निगल लिया। वह तुरंत खुद को संयमित करती है और चेहरा सामान्य बना लेती है। गुचांगे मुस्कुराया। लगता है आराम अच्छा रहा। फिर बोला, इस ट्रायल में मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। आखिर तुम ह्यूमन एंसेस्टर हॉल की उत्तराधिकारी हो और ऐसे खतरों से निपटने के कई उपाय तुम्हारे पास होंगे। बाकी शिष्यों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। इस बार की तबाही बहुत भारी है। कई क्वाजी सैक्रेड स्तर के राक्षस देखे गए हैं। हम तो बस मास्टर चांगे और होली मेडन चूचू पर भरोसा कर सकते हैं। किसी ने कहा, यंग मास्टर चांगे की ताकत तो बेमिसाल है, उनके रहते हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग चूचू हल्की सी हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा है, तुम्हें अपनी सीमाएं पता हैं। बाकी शिष्य समझे कि वो विनम्रता दिखा रही है, क्योंकि सब जानते थे वो खुद भी सैक्रेड रियल्म की साधक है। गुचांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, होली मैडन चूचू बहुत विनम्र है। मैंने कई बार आपकी गहराई को परखा है। ये सुनकर सबको लगा कि दोनों बस औपचारिक बातें कर रहे हैं, पर कुछ लोगों ने सोचा, क्या दोनों के बीच पहले कोई लड़ाई हुई है, और क्या गुचांगे ने उसे हरा दिया था? ये सोचकर सबका सम्मान और बढ़ गया। गुचांगे ने गुप्त रूप से ह्यूमन एंसेस्टर हॉल की उत्तराधिकारी को हरा दिया था। वाकई वो बेमिसाल है। पर जियांग चूचू के मन में गुस्सा था। वो उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ गई थी। ये आदमी तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य। राजमहल के द्वार पर राज्य के सभी कुलों के साधक और लोग इकट्ठा थे। सब आपदा से परेशान थे और चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा। अचानक किसी ने कहा,
तीसरा राजकुमार लौट आया है, हम बच गए। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि तीसरा राजकुमार चू हाओ था, वह मिलियन बर्ड राज्य का सबसे प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी। कहा जाता है उसके जन्म के समय आकाश में दिव्य रोशनी फैली थी, धरती से झरने फूटे, स्वर्ण कमल खिले और आकाश में प्राचीन दिव्य छाया प्रकट हुई। उस दिन चारों दिशाओं से अमर बगुले आए और उनके चोंच में लाखों साल पुरानी दिव्य जड़ी बूटी थी, मानो स्वयं स्वर्ग उसे आशीर्वाद दे रहा हो। लोग कहते थे, तीसरा राजकुमार किसी अमर आत्मा का पुनर्जन्म है। पास खड़ी एक युवती बोली, यकीन नहीं होता कि हमारे सीनियर भाई का जन्म इतने साधारण राज्य में हुआ था। इतनी कमजोर जगह से इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है? वो लड़की थी जी छिंगश्वान। उसकी सुंदरता बर्फ जैसी श्वेत थी और उसने अग्नि रेशम से बनी प्राचीन पोशाक पहनी थी। चू हाओ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, चौंकना मत। हमारा राज्य शक्तिशाली नहीं, पर मैं अपने पिता का आभारी हूं। उन्होंने अपने खजाने खाली करके भी मुझे संसाधन दिए। अगर जन्म के समय वो दिव्य बगुले ना आते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। पास खड़ा युवक वांग शियाओ हंसते हुए बोला, सीनियर भाई के पिता तो बहुत महान व्यक्ति होंगे। चू हाओ गंभीर स्वर में बोला, बस इतना ध्यान रखना, जब तुम लोग मेरे पिता से मिलो तो किसी तरह की घमंड भरी बात मत करना। वांग शियाओ बोला, चिंता मत कीजिए सीनियर भाई, हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। लड़की बस हल्का सा मुस्कुरा दी। चू हाओ जानता था दोनों का स्वभाव कैसा है। जी परिवार प्राचीन और रहस्यमय है, इतना कि उनका वजूद मानव जाति के जन्मकाल तक जाता है। उन्हें ह्यूमन एंसेस्टर फैमिली कहा जाता है। जबकि वांग शियाओ छिपे हुए रॉयल फैमिली से आता था, जो जी परिवार जितना महान तो नहीं, पर वर्मिलियन बर्ड राज्य के लिए फिर भी देवताओं जैसा अस्तित्व था। और इसी समय राजमार्ग के केंद्र में स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और खुशी झलक रही थी। हाओर, हाओर, उन्होंने पुकारा। पिता। चू हाओ मुस्कुराया और आगे बढ़कर झुक गया। पार्ट 2। मॉर्टल वर्ल्ड का राजा वांग शियाओ ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। क्या सच में तुम सोचते हो कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम्हारी बातें नहीं सुन सकते? जी छिंगश्वान ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। मूर्ख। वांग शियाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ब्रदर को बुरा नहीं लगेगा। आखिर अगर उनके गुरु इस बार पैलेस मास्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें भी हमारे रॉयल परिवार का समर्थन चाहिए होगा। सीनियर ब्रदर इसे नज़रअंदाज कर देंगे। जी छिंगश्वान ने बस उसे ठंडी नज़र से देखा और कुछ नहीं बोली। उसी पल धड़ाम, आसमान से जमीन हिलाने वाली आवाज गूंजी। कोई प्राचीन युद्धपोत यहां आ रहा है। जी छिंगश्वान की आंखों में हल्की सी चमक आई। दूर आसमान में एक विशाल जहाज दिखाई दिया, जो सूरज और आसमान को ढकते हुए धीरे धीरे वर्मिलियन बर्ड राज्य की ओर उतर रहा था। उस जहाज से निकलती ऊर्जा इतनी भयंकर थी कि नीचे खड़े साधक और प्राणी तक कांप उठे। वर्मिलियन बर्ड के राजा और बाकी लोग जो अभी तक चू हाओ से बात कर रहे थे, उन्हें देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पिता, ये क्या है? चू हाओ ने चौंक कर पूछा और उसकी नज़र उस युद्धपोत के ऊपर लहराते झंडे पर गई, जहां 2 शब्द चमक रहे थे, ट्रू इमॉर्टल। ये शब्द सुनते ही सबका ध्यान वहीं टिक गया। ऊपरी दुनिया में ट्रू इमॉर्टल एकेडमी का नाम कौन नहीं जानता था। चू हाओ भी हैरान था, इतनी बड़ी संस्था का इस छोटे राज्य से क्या लेना देना। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, शायद ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के प्रतिभाशाली शिष्य यहां पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि वे इस बार एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन आपदा को रोकने आए हैं। असल में ये सिर्फ एक ट्रायल था। ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के लिए ये राज्य सिर्फ एक परीक्षा स्थल था, लाखों जिंदगियों की परवाह उन्हें नहीं थी। चू हाओ का चेहरा गंभीर हो गया, तो ये सब सिर्फ एक टेस्ट है। उसे घृणा हुई। अकादमी के शिष्य इतने घमंडी और शक्तिशाली थे कि कोई भी राज्य उनसे सवाल नहीं कर सकता था। अगर वे यहां घायल भी हो जाएं, तो दोष भी वर्मिलियन बर्ड राज्य पर ही आएगा। राजा के चेहरे पर बेबसी थी और चू हाओ बस धीरे से बोला, वाकई मजबूरी है। उधर जी छिंगश्वान की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। वो युद्धपोत देखकर उसके खून में अजीब सी हलचल हुई। वहां कोई ऐसा है जो मुझसे जुड़ा हुआ है? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है। वांग शियाओ भी उस जहाज को देखकर दंग रह गया। सच में ये ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के लोग हैं, वो सोच में डूब गया। वो खुद सुप्रीम दाओ केव का साधक था, जो दुनिया के सबसे रहस्यमय संप्रदायों में से एक था। फिर भी ट्रू इमॉर्टल एकेडमी का नाम सुनकर उसके अंदर भी थोड़ा डर था। जी छिंगश्वान धीरे से बोली, सुना है इस पीढ़ी की ट्रू इमॉर्टल एकेडमी में एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली जन्मे हैं।
हर कोई इतना ताकतवर कि देवता भी कांप उठें। वांग शियाओ ने हल्की हंसी छोड़ी, पर जी छिंगशुआन की नज़र सिर्फ चू हाओ पर थी। उसके लिए सीनियर ब्रदर चू हाओ सबसे महान था, वो जिसने अपने उम्र के सभी साधकों को पीछे छोड़ दिया था, फिर भी हमेशा विनम्र और शांत रहता था। हालांकि चू हाओ की सबसे अजीब बात यह थी कि वो हमेशा खुद को कमज़ोर मानता था, जबकि उसकी ताकत पहले से ही पवित्र स्तर से ऊपर थी। वो सालों साल ध्यान में डूबा रहता, और शायद इस बार अगर राज्य पर संकट न आता तो वो पहाड़ से नीचे ही न उतरता। जी छिंगशुआन हल्के स्वर में बोली, सीनियर ब्रदर, क्या आपको वे प्रतिभाशाली लोग पसंद नहीं? वांग शियाओ हंसते हुए बोला, हमारा सीनियर ब्रदर बाहर से विनम्र है, पर अंदर से बहुत अभिमानी। उसे ये तथाकथित प्रतिभाएं पसंद नहीं। जी छिंगशुआन ने ठंडी नज़र डाली, चुप रहो। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी थी, जिसमें सर्दी और नफरत दोनों थे। वांग शियाओ का चेहरा उतर गया, पर फिर वो बोला, ना भूलो, तुम्हारे जी परिवार के पूर्वज अपनी आखिरी अवस्था में हैं। जब वो मरेंगे, तब तुम्हारे परिवार के दुश्मन। वो हंसा, एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। जी छिंगशुआन की आंखों में क्रोध जल उठा। तुम मौत को बुला रहे हो। उसका हाथ तलवार की ओर गया, पर उसने खुद को रोक लिया। वांग शियाओ मुस्कुराया, मानो जीत गया हो। उसी समय वर्मिलियन बर्ड राजा ने कहा, हाउर, तुम्हें मेरे साथ उन प्रतिभाशाली लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव, कहीं विवाद न हो जाए। चू हाओ ने सिर झुकाया, मैं समझ गया पिता। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। अगर वो और शक्तिशाली होता तो उसके पिता को दूसरों के आगे झुकना नहीं पड़ता। वह बुदबुदाया, जब मैं सुप्रीम रियल में पहुंच जाऊंगा, कोई हमारे राज्य को नीचा नहीं देख सकेगा। और अगर किसी ने उस पल उसके मन की बात सुनी होती तो हैरान रह जाता, क्योंकि सुप्रीम रियल्म वो अवस्था थी जहां पहुंचना लाखों साल पुराने प्राणी के लिए भी नामुमकिन था। और चू हाओ, जिसने अभी कुछ ही 100 साल साधना की थी, उसे छूने के कगार पर था। चलो पहले महल चलते हैं, उसने कहा, और जी छिंगशुआन तथा वांग शियाओ के साथ उस दिशा में निकल गया जो युद्धपोत से उल्टी थी। दूसरी ओर माइनस आसमान में उड़ता प्राचीन युद्धपोत। कुछ प्रतिभाशाली साधक नीचे झांकते हुए बोले, मैंने तो सोचा था ये वर्मिलियन बर्ड राज्य बहुत महान होगा, पर यह तो एक छोटा सा देश है। यहां तो कोई क्वाजी सुप्रीम स्तर का साधक भी नहीं है। सबसे मजबूत तो बस ग्रेट सैक्रेड रियल्म का है। अजीब है, इतना छोटा राज्य इस आपदा में कैसे बच पाएगा? गू चांगे सब सुनते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तो यही वो जगह है जहां सोन ऑफ लक छिपा है। नीचे वर्मिलियन बर्ड के राजा ने घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के सभी महान प्रतिभाशाली शिष्यों का स्वागत है। मैं वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य का वर्तमान राजा हूं। उसके साथ खड़ी राजकुमारियां और मंत्री कांपते हुए सिर झुकाए खड़े थे। किसी की आंखों में खुशी नहीं थी, बस डर, सम्मान और असहायता, क्योंकि वो जानते थे अगर गलती से किसी प्रतिभाशाली को नाराज कर दिया तो उनकी मौत निश्चित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।